दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास का जो आपका पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत में यूरोपियों का आगमन। तो भारत में यूरोपियों का आगमन हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ था वो, जैसा कि हम सभी छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। तो उसने खोज की भारत की 1498 ईस्वी में, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में उसने खोज की। इसके पहले क्या यूरोप वालों को पता ही नहीं था कि भारत भी नाम की कोई चीज़ है, भारत भी कहीं कोई देश है, कहाँ कहीं पे स्थित है। और जो दूसरा सवाल है वो आपका ये बनता है कि जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया तो क्या इसके पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापार नहीं होता था? क्योंकि जब 1498 ईस्वी में उसने भारत की खोज की तो इसके पहले इसका मतलब ये होगा कि व्यापार होता नहीं होगा। तो ये सब आपके जो डाउट बनते हैं वो सब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरानियों ने किया था। ईरानियों ने, उसके एक बहुत ही फेमस राजा थे डेरियस फर्स्ट। तो जो भारत पे पहला आक्रमण हुआ था वो ईरानियों ने किया था, डेरियस फर्स्ट के समय हुआ था और यह प्राचीन काल में हुआ था। इसके पश्चात जो भारत पर दूसरा आक्रमण हुआ वो, जैसा कि आप जानते हो, एक बहुत ही महान शासक सम्राट राजा थे, उनका नाम था सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो उन्होंने प्राचीन काल में ही भारत पर आक्रमण किया था। जब उन्होंने प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण किया तो ये जो सिकंदर महान थे ये ग्रीस देश से थे। और आप सब जानते हैं कि ये ग्रीस देश है ये यूरोप में पड़ता है। तो आपने देखा कि ग्रीस यूरोप में पड़ता है, इसका मतलब कि प्राचीन काल से ही भारत के बारे में यूरोपियों को पता था। जब भारत के बारे में यूरोपी जानते थे और इसी युद्ध के बाद भारत और यूरोप के बीच व्यापार प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो आपको पता है कि प्राचीन काल में भारत जो सबसे अधिक फेमस था वह था मसालों के लिए। भारत सबसे अधिक फेमस अपने मसालों के लिए था और लगभग संपूर्ण यूरोप, भारत और जो पूर्वी देश हैं, मसालों के लिए इन्हीं पर निर्भर रहता था। तो देखिए, जो मसाले में खासकर काली मिर्च, जो काली मिर्च थी वह भारत की बहुत ही अधिक फेमस थी। तो यूरोपी और भारत के बीच मसालों का व्यापार होता था। अब ये सवाल आता है कि जब भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था तो ऐसा क्या कारण हुआ कि एक नए रास्ते की खोज करनी पड़ी वास्को डी गामा को। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि जो प्राचीन काल से भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था वो परंपरागत रास्ते से होता था, जो रास्ता चला आ रहा प्राचीन काल से ही। पर किसी कारणवश ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण जो परंपरागत रास्ता था वो बंद हो गया। इस कारण वास्को डी गामा को एक नए रास्ते की खोज करनी पड़ी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन काल में वो कौन से रास्ते थे, परंपरागत रास्ते थे जिससे भारत और यूरोप के बीच मसालों का एवं अन्य व्यापार हुआ करते थे। तो देखिए, ये 2 रास्ते थे। एक था, पहला रास्ता था बाई सी और एक था बाई रोड। ठीक है, तो ये आपके 2 रास्ते थे, परंपरागत रास्ते। ठीक है, तो बाई रोड में देखिए जो यूरोपी थे, बाई रोड यूरोप से भारत किस प्रकार आते थे। तो ये यूरोपी थे, ये बाल्कन प्रदेशों से होकर भारत आते थे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बाल्कन प्रदेश क्या होते हैं। तो आपका ये डाउट क्लियर करते देखिए, बाल्कन प्रदेश तुर्की, सबसे पहले यूरोपी तुर्की आते थे यूरोप से, तुर्की के बाद ये ईरान आते थे और ईरान के बाद ये इराक आते थे और इराक के बाद ये तुर्की आए, ईरान आए, इराक आए और इराक होते हुए ये अफगानिस्तान आते थे।
और अफगानिस्तान से ये डायरेक्ट इंडिया आते थे। तो प्राचीन काल में जो बाई रोड रास्ता था बाल्कन प्रदेश से, सबसे पहले यूरोपीय तुर्की आते थे, तुर्की से ईरान, ईरान होते हुए इराक, इराक होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भारत। ठीक है। और जब ये यूरोप से भारत आते थे तब इन्हें कुछ दर्रों से भी गुजरना पड़ता था। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होगा कि दर्रा क्या होता है। दो पर्वत होते हैं, दो पर्वत के बीच में जो प्राकृतिक मार्ग होता है इसे हम दर्रा कहते हैं। ठीक है। तो कुछ दर्रे भी थे जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये दर्रा आपका था गोमल दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, कुर्रम दर्रा, और एक था बोलन दर्रा। जब यूरोपी भारत आते थे तो उन्हें ये तो देशों से होकर तो गुजरना पड़ता था, इसके अतिरिक्त जब उनके रास्ते में ये दर्रे भी पड़ते थे। तो ये हो गया आपका बाई रोड। ये परंपरागत रास्ते हैं जिससे यूरोपी पहले प्राचीन काल से ही भारत में आते थे। इसके बाद आप बाई सी देखते हैं तो समुद्र के द्वारा जो रास्ते थे वो पहले आते थे कहाँ पे, भूमध्य सागर। यूरोप से पहले आए भूमध्य सागर। ठीक है। भूमध्य सागर से होते हुए फिर आते थे लाल सागर, लाल सागर, और लाल सागर से होते हुए फिर ये फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी होते हुए जैसा कि आप जानते हो ये डायरेक्ट अरब सागर, अरब सागर में आ जाते थे। और एक जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो ये सुएज कैनल है जो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो देखिए प्राचीन काल से जो परंपरागत रास्ता था वो था जिससे यूरोपी भारत आते थे। पहले वह भूमध्य सागर में आते थे, उसके बाद वहाँ से लाल सागर, फिर फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी होते हुए अरब सागर में प्रवेश करते थे और भारत आ जाते थे। ठीक है। तो अब आपके मन में एक ये क्वेश्चन बनता है कि जब ये दोनों रास्ते थे तो ऐसा क्या हुआ जिससे एक नए रास्ते की खोज करनी पड़ी यूरोपियों को। जब ये दो रास्ते पहले ही से थे तो क्या कारण था कि यूरोपियों को एक बार नया रास्ता खोजना पड़ा। उन्हें कोई शौक तो था नहीं कि बार बार आए समुद्र में और घूमने निकल गए, यात्रा के लिए निकल गए, कुछ तो कारण ही होगा। तो देखिए कारण क्या होता था कि उस समय तुर्की, हमने आपको बताया कि तुर्की होते हुए आते थे, यूरोपी थे, पहला जो देश पड़ता था तुर्की, तुर्की से ईरान आते थे। ठीक है। उस समय एक तुर्की में एक उस्मानी साम्राज्य था। ठीक है। उसके सम्राट शासक करते थे उस्मानी साम्राज्य के। तो उस्मानी साम्राज्य नहीं, ये तुर्किस्तान में, तुर्की में ही, तुर्किस्तान में एक स्थान है कुस्तुनतुनिया। तो जो उस्मानी साम्राज्य के जो सम्राट थे, शासक थे, उन्होंने कुस्तुनतुनिया में आक्रमण कर दिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। तो जो कुस्तुनतुनिया था ये यूरोप से जब भारत आते थे उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जगह थी। जब यूरोप भारत आते थे तो जब उस्मानी साम्राज्य के तुर्की जो थे उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया तो ये दोनों जो परंपरागत रास्ते थे ये बंद हो गए। जब ये दोनों रास्ते बंद हो गए तो फिर आपको पता है कि जो यूरोप था वह पूरा संपूर्ण यूरोप भारत और पूर्वी देशों पे मसालों के लिए पूर्ण रूप से डिपेंड रहता था। आज भी देखें तो जो भारत में विश्व व्यापार में देखें तो भारत आज भी अपने मसालों के लिए और जूट के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये सब पता है। तो जब ये रास्ता, परंपरागत रास्ते थे, ये बंद हो गए तो फिर यूरोपियों के एक समक्ष एक बहुत ही बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई कि अब क्या होगा, ना ही व्यापार करने जा पा रहे, ठीक है, ना ही भारत के लिए। तो इस कंडीशन में
उन्हें एक नए रास्ते की खोज की आवश्यकता पड़ी। तो सर्वप्रथम आप देखते हो 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में जो बार्थोलोमियो डियाज था, बार्थोलोमियो डियाज, ये सर्वप्रथम व्यक्ति था जो भारत की खोज के लिए निकला। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो बार्थोलोमियो डियाज था ये निकला यूरोप से। तो उसने भारत की खोज तो नहीं की, परंतु ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी बिंदु पर पहुंच गया, सबसे दक्षिणी बिंदु तक पहुंच गया, ठीक है। ये सबसे दक्षिणी बिंदु तक पहुंच गया। हालांकि ये खोज करने तो भारत निकला था, परंतु अब इसे पता नहीं था कि भारत कहाँ है, वो तो खोज के लिए निकल गए। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी बिंदु पर पहुंचा और वहां पे इसने उसका नाम दिया केप ऑफ गुड होप। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो आपका आंसर होगा बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं आशा अंतरद्वीप, ठीक है। तो बार्थोलोमियो डियाज वह सबसे पहला व्यक्ति था जो यूरोप से निकला, किसके लिए, भारत की खोज करने के लिए। तो उसके बाद आप देखते हो 1494 ईस्वी में कोलंबस, 1494 ईस्वी में कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला। तो इसके साथ भी ऐसी घटना घटित हुई कि इसने भारत की खोज तो नहीं की, परंतु ये जब जा रहा था तो इसे जाना था पूर्व दिशा में, परंतु इसका जहाज जो अपने बेड़ों के साथ निकला था, इसका जहाज अपनी दिशा भटक गया और ये पश्चिमी दिशा में चला गया। जब ये पश्चिमी दिशा में पहुंचा तो चलते चलते इसने अमेरिका और वेस्ट इंडीज, इसने अमेरिका और वेस्ट इंडीज की खोज की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोलंबस ने कौन से देश की खोज की, कौन से देश के रास्ते की खोज की, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज। तो इसके बाद 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से, जो पुर्तगाल एक देश था, पुर्तगाल से वास्को डिगामा, वास्को डिगामा अपने जहाज के बेड़ों के साथ और काफी व्यक्तियों के साथ भारत की खोज के लिए निकला। और एक क्वेश्चन और आता है कि कोलंबस कहाँ से था, तो कोलंबस स्पेन से था, स्पेन देश से निकला था, ठीक है। तो 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से वास्को डिगामा अपने जहाजी बेड़ों के साथ भारत की खोज के लिए निकला। तो जब वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए निकला अपने जहाजी बेड़ों के साथ, तो यह सबसे पहले कहाँ पहुंचा, आशा अंतरद्वीप पे। यह सबसे पहले कहाँ पहुंचा, आशा अंतरद्वीप पे, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी, बार्थोलोमियो डियाज। ये आशा अंतरद्वीप पे पहुंचा और वहाँ पे इसके लिए जो गोल्डन चांस हम बोल सकते हैं, वहाँ पे इसकी जो मुलाकात भेंट हुई वो हुई अब्दुल मनीज से। अब्दुल मनीज एक गुजराती था, भारत के गुजरात का रहने वाला व्यक्ति था। जब ये निकला तो आशा अंतरद्वीप पे पहुंचा तो उसकी मुलाकात अब्दुल मनीज से हुई। तो फिर अब्दुल मनीज ही इसका पथ प्रदर्शक जो बना, तो अब्दुल मनीज ने ही इसे भारत पहुंचाया, ठीक है। तो अब्दुल मनीज की इसने सहायता ली भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज करने के लिए। तो ये 90 दिन की यात्रा, वास्को डिगामा ने 90 दिन की यात्रा करते हुए ये 1498 ईस्वी में
कालीकट। 90 दिन की यात्रा करके ये केरल के कालीकट पे पहुंचा, बंदरगाह पे पहुंचा। तो ये केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा तो आपको पता है कि पहले से वहाँ पे जो अरब सागर में अरबों का दबदबा था। तो अरबों ने काफ़ी साजिश की, वहाँ के जो लोकल शासक थे उनसे अरबों ने उनसे कहा कि जो वास्को डी गामा है इसे भारत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका पूरे समुद्र पर अरब सागर पर वर्चस्व था, वहीं पे वो व्यापार करते थे। अगर वास्को डी गामा ने एक भारत के नए रास्ते की खोज कर ली तो उसके बाद काफ़ी अन्य यूरोपी आएंगे भारत पर व्यापार करने। तो इस कारण जो वहाँ के एक लोकल शासक थे उनसे कहा अरबों ने कि इसे वास्को डी गामा को मार दो, परंतु ऐसा नहीं हुआ कि वो वहाँ का जो लोकल शासक था उसने वास्को डी गामा को नहीं मारा। ठीक है, तो आपको पता है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुँचा और इसने एक भारत के नए रास्ते की खोज की, भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज की। तो आप लोग छोटे से पढ़ते चले आ रहे हो कि आप सोचते हो कि कोलंबस वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो ये गलत है। आखिर में वास्को डी गामा होता कौन है भारत की खोज करने वाला? अपने भारत का आपको पता है, भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। ठीक है, तो वास्को डी गामा कैसे भारत की खोज कर सकता है? वास्को डी गामा ने जो किया वह केवल एक यूरोप से भारत पहुंचने का एक नए रास्ते की खोज की। हालांकि आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो, हमने भी पढ़ा है छोटे में, बचपन में 6, 7, 8 की क्लास में कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसने केवल एक नए रास्ते की खोज की। जब वास्को डी गामा ने एक नए रास्ते की खोज की तो ये काफ़ी अच्छा हुआ यूरोपियों के लिए, केवल पुर्तगाल के लिए नहीं, समस्त यूरोप देशों के लिए ये बहुत ही लाभदायक हुआ। क्योंकि लाभदायक क्यों हुआ आपको पता है कि जो संपूर्ण यूरोप था भारत पर मसालों के लिए डिपेंड रहता था। तो जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली तो उसके बाद जो अन्य यूरोपी थे देश वह भारत आए, किसके लिए? व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखते हो कि सबसे पहले जो भारत आए वो भारत पुर्तगाली आए, क्योंकि आपको पता है वास्को डी गामा पुर्तगाल था, पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया आए व्यापार के लिए। ठीक है, उसके बाद डच आए। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आए और उसके बाद डेनिस आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो ये क्रम है, ये क्रम एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब वास्को डी गामा ने एक नए रास्ते की खोज कर ली, वह 1 साल रुक के 1499 ईस्वी में कुछ मसालों के साथ अपने यूरोप वापस लौट गया। तो क्या हुआ कि जब उसने वहाँ पे मसाले बेचे यूरोप में, जो वहाँ से भारत से खरीद के ले गया था, तो उसने अपने यात्रा का संपूर्ण खर्च निकाल लिया, पूरा रहना खाना भारत में उसने सब कुछ निकाल लिया। फिर भी उसे 60 गुना प्रॉफिट हुआ। 60 गुना प्रॉफिट काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है ये। जब उसे 60 गुना प्रॉफिट हुआ तो उसने देखा कि वास्तव में भारत में जाके व्यापार करने से फ़ायदा है। तो उसके बाद नंबर से पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी भारत आए। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में समझा कि कोलंबस और बार्थोलोमियो डियाज, वास्को डी गामा ने किस प्रकार खोजें की, वास्को डी गामा ने किस प्रकार भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज की और भारत के लिए नए रास्ते की खोज करने की ज़रूरत उसे क्यों पड़ी, ये सब आपने इस वीडियो में समझा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुर्तगालियों का भारत में आगमन, पुर्तगालियों का भारत में आगमन। आपका नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा पुर्तगालियों का भारत में आगमन और डच का। अगले वीडियो में ये 2 कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी क्रमशः हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया जो पुर्तगाली था। इसके बाद अन्य पुर्तगाली भी आए, वो सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे कुछ नॉलेज इम्प्रूव हुआ, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।